नमस्कार, EMS टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन। आइए नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। कानपुर में अपने बीमार पिता के इलाज के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम 2 मासूम बच्चों के एक पत्र पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने तुरंत कार्रवाई की और कानपुर के जिलाधिकारी को इलाज में मदद करने को कहा और बच्चों के बीमार पिता का इलाज तुरंत शुरू हो गया। स्कूली यूनिफॉर्म की सिलाई का काम करने वाले नौबस्ता के संजय गांधीनगर के सरोज मिश्रा पिछले 2 साल से अस्थमा से बुरी तरह पीड़ित हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को सीधे निशाने पर लेते हुए उन पर आरोप लगाया है कि यूपीए सरकार ने आतंकवाद का प्रसार करने वाले जिस पाकिस्तान को सबसे मिलकर दुनिया भर में अलग थलग कर एक पिंजरे में डाल दिया था, उसे वर्तमान प्रधानमंत्री ने किसी से सलाह मशविरा किए बिना अकेले ही उस पिंजरे से निकाल दिया। राहुल ने कहा कि ऐसा करके मोदी ने न सिर्फ पाकिस्तान को एक सम्मान दिया बल्कि राष्ट्रध्वज का भी अपमान किया है। देशद्रोह के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार गुरुवार को जेल से रिहा किया जा सकता है। हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने के साथ ही कन्हैया से कहा है कि वो ऐसी किसी गतिविधि में सक्रिय रूप से हिस्सा नहीं लेंगे जिसे राष्ट्र विरोधी कहा जाए। जानकारी के अनुसार कन्हैया को आज करीब 11 बजे तिहाड़ जेल से रिहा किया गया। इशरत जहां एनकाउंटर मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। इस मामले की जांच के लिए गुजरात हाई कोर्ट के ऑर्डर पर एक एसआईटी बनी थी। उस टीम में अफसर रहे सतीश वर्मा का दावा है कि इशरत एनकाउंटर में नहीं मारी गई बल्कि उसका पूरी प्लानिंग के साथ मर्डर किया गया था। आपको बता दें कि वर्मा वही अफसर है जिन पर एक पूर्व सेक्रेटरी मणि ने इशरत को आतंकी न बताने का दावा डालते हुए सिगरेट से दागने का आरोप लगाया है। वर्मा ने कहा इशरत को आईबी ने एनकाउंटर से पहले ही उठा लिया था। बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के विधायक अमानतुल्लाह खान पर गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी ने एक वीडियो दिखाया जिसमें अमानतुल्लाह हाल ही में गिरफ्तार मौलाना मुफ्ती अब्दुस सामी कासमी को रिहा करने की मांग करते हुए पीएम मोदी को अपशब्द कह रहे हैं। इस वीडियो में आप विधायक भीड़ को गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर का घेराव करने के लिए भीड़ को भड़काते हुए भी पाए गए। बुधवार को आप विधायक ने पुष्टि की थी कि उन्होंने ऐसा कहा था और उन्हें इस बात का कोई भी अफसोस नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नेपाल यात्रा को सामान्य कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। 2 देशों के संबंधों के बीच किसी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए अलग से ज्यादा जगह नहीं बचती है, लेकिन इतना तय है कि इस यात्रा से बिहार को कई मोर्चों पर फायदा होने वाला है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली की सकारात्मक भारत यात्रा के 1 सप्ताह बाद नीतीश ने नेपाल का रुख किया है। महिषासुर शहादत दिवस को लेकर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा संसद में पढ़े गए पर्चे को प्रशासन ने सही बताया है। एडमिनिस्ट्रेशन ने दावा किया है कि 2014 में यूनिवर्सिटी कैंपस में आयोजित महिषासुर शहादत दिवस के जिन पर्चों को केंद्रीय एचआरडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने पिछले दिनों संसद में पढ़ा था वो सही था। प्रोग्राम के आयोजक स्टूडेंट्स ने उन पर्चों को फर्जी करार दिया था। लोकसभा में आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अजीब समस्या का सामना करना पड़ा जब उनके पर्स में उनकी शॉल फंस गई और उसे निकालने की उनकी तमाम कोशिश बेकार हो गई। ऐसे में सदन में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनकी मदद की। शिक्षा राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया के बाद अब भाजपा सांसद अनंत हेगड़े इस्लाम के बारे में विवादित बयान देने के बाद मुश्किलों में घिर गए हैं। दरअसल कर्नाटक में उत्तर कन्नड़ से भाजपा सांसद अनंत हेगड़े ने इस्लाम धर्म के बारे में आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणी की है। सांसद ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब तक दुनिया में इस्लाम रहेगा तब तक आतंक नहीं रुकेगा। इसके बाद हेगड़े के खिलाफ सिरसी थाने में धारा 295A के तहत मामला दर्ज किया गया है। भागवत कथावाचक के रूप में छत्तीसगढ़ में पहचान बनाने वाले संत कवि पवन दीवान ने अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण साल राजनीति में गुजारे। वे विधायक, मंत्री रहे, सांसद पद के लिए भी 2 बार चुने गए। सीधे सरल स्वभाव के पवन दीवान के राजनीतिक करियर को देखें तो ऐसा लगता है कि उन्हें राजनीति कुछ खास रास नहीं आए। जनसंघ से राजनीति शुरू करने वाले पवन दीवान कांग्रेस में गए, फिर कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ। और इसी के साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर गूगल पे में जाकर EMS टीवी की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।